हमारी फिल्म की शुरुआत 65 साल पहले से होती है, जब दुनिया लगभग पूरी तरह तबाह होने वाली थी एक न्यूक्लियर वॉर की वजह से, जो इंसानियत का पूरा रीसेट करने वाली थी। एक दिन अचानक बिजली चली जाती है और सारे कम्युनिकेशन सिस्टम फेल हो जाते हैं, पूरी दुनिया जैसे बंद पड़ जाती है। उसी वक्त हम अमेजन के घने जंगलों के अंदर जाते हैं, जहां हमें एक साइंटिस्ट मिलता है जो रिसर्च कर रहा होता है और वहां एक अजीब सा पेड़ खोज निकालता है जिसका नाम होता है ट्री ऑफ क्रिएशन, यानी निर्माण का पेड़। इस ट्री ऑफ क्रिएशन का फूल जादुई होता है और उसके अंदर इतनी जबरदस्त एनर्जी होती है कि वो अकेले पूरी दुनिया को बिजली दे सकता है। इस खोज के बाद इंसान धीरे धीरे तबाही के बाद फिर से सभ्यता बनाना शुरू कर देते हैं। इस इन्वेंशन के बाद सारे ट्री ऑफ क्रिएशन सरकार के कंट्रोल में आ जाते हैं। न्यूक्लियर वॉर के बाद करीब 90% बच्चों में जेनेटिक प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। इन समस्याओं को ठीक करने के लिए साइंटिस्ट्स उस जादुई फूल का अर्क इंसानों के डीएनए में इंजेक्ट कर देते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि हर इंसान किसी न किसी स्पेशल पावर के साथ पैदा होने लगता है। जैसे किसी की सुनने की ताकत बहुत ज्यादा हो जाती है, किसी की आंखों की रोशनी असामान्य रूप से तेज हो जाती है। जिन लोगों के पास ये ताकतें होती हैं उन्हें सुपीरियर यानी श्रेष्ठ कहा जाता है। लेकिन दूसरी तरफ करीब 10% लोग ऐसे होते हैं जिनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है और उनका शरीर उस फूल को पूरी तरह रिजेक्ट कर देता है। अफसोस की बात यह है कि ऐसे लोगों को नॉर्मल यानी आम लोग कहा जाता है। अब हम एक लड़की देखते हैं जिसका नाम क्लोई है, जो क्रिएशन इंस्टीट्यूट में एक स्टूडेंट के तौर पर स्कूल ट्रिप पर आई होती है क्योंकि वो एक नॉर्मल लड़की है। उसी वक्त हम उसके भाई लियोन को देखते हैं जो दिव्यांग होता है और व्हील चेयर इस्तेमाल करता है। लियोन उस बिल्डिंग में सफाई कर्मी के भेष में घुसता है। जैसे ही सब लोग किसी काम में बिजी हो जाते हैं, लियोन एक डिवाइस से लॉक्ड डोर खोलता है और एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया में चला जाता है। मैप देखने के बाद उसे पता चलता है कि 2 गार्ड उसके पास खड़े हैं। वो तुरंत एक छोटी सी खिलौना चूहे जैसी चीज निकालता है। जैसे ही गार्ड उस चूहे के पीछे दौड़ते हैं और उसे पकड़ लेते हैं, लियोन तुरंत एक छोटा सा स्टनर निकालता है और बेहोशी वाली गैस छोड़ देता है, जिससे दोनों गार्ड जमीन पर गिर जाते हैं। लियोन चाबी उठाता है और वेंटिलेशन सिस्टम तक पहुंचता है। वहां वो एक गैस टैंक फिट करता है जो बेहोशी वाली गैस से भरा होता है। गैस पाइप्स में फैल जाती है और अंदर मौजूद सारे साइंटिस्ट बेहोश हो जाते हैं। लियोन मास्क पहनता है और लैब में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन उसे अंदर जाने के लिए कोड चाहिए होता है। वो अपनी बहन क्लोई को कॉल करता है और उससे सही कोड लाने को कहता है। उधर क्लोई कुछ लड़कों को सुनती है जो कह रहे होते हैं कि नॉर्मल लोग कीड़े मकोड़े हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं है और उन्हें मार देना चाहिए। ये सुनकर क्लोई का खून खौल जाता है और वो उनसे लड़ने लगती है। दूसरे स्टूडेंट्स भी बीच में कूद पड़ते हैं और बात और ज्यादा बिगड़ जाती है। एक गार्ड दौड़कर लड़ाई छुड़ाने आता है। क्लोई एक्ट करती है कि वो कमजोर है और उसकी कोई गलती नहीं, बल्कि वो लड़के उसे तंग कर रहे थे। वो गार्ड से मदद मांगती है। उसी वक्त चुपके से गार्ड की नोटबुक चुरा लेती है। जब वो नोटबुक खोलती है तो उसमें एंट्री कोड लिखा होता है। वो तुरंत वही कोड अपने भाई लियोन को भेज देती है। जैसे ही लियोन को कोड मिलता है, वो फटाफट लैब में घुस जाता है। वहाँ वो अपनी माँ की पुरानी घड़ी निकालता है जिस पर लिखा होता है कि सारे इंसान एक जैसे हैं, सब बराबर हैं। ये लाइन पढ़कर वो बहुत इमोशनल हो जाता है और ज्यादा हिम्मत जुटा लेता है। फिर वो कंट्रोल लीवर खींचता है और मशीन खुल जाती है। अंदर उसे ट्री ऑफ क्रिएशन दिखता है। वो एक पुराना टूल उठाता है और कांच तोड़ना शुरू करता है। जैसे ही वो फूल तोड़ने की कोशिश करता है, पेड़ से तेज नुकीले कांटे निकल आते हैं और हर जगह अलार्म बजने लगते हैं। इसके बावजूद लियोन कामयाब हो जाता है और उस फूल को एक नीली कैप्सूल में रख लेता है। इसके बाद अनाउंसमेंट होती है कि बिल्डिंग में इमरजेंसी है और सब लोगों को तुरंत बाहर निकलना होगा। क्लोई लियोन का इंतजार करना चाहती है, लेकिन गार्ड उसे बाकी स्टूडेंट्स के साथ जबरदस्ती बाहर निकाल देते हैं। किस्मत से लियोन भी सही वक्त पर बाहर निकल जाता है। बाहर जानबूझकर लियोन क्लोई से टकरा जाता है और उसका टेडी बियर गिर जाता है। वापस देने से पहले वो चुपके से कैप्सूल उसी टेडी बियर के अंदर छुपा देता है। गार्ड लियोन की तलाशी लेते हैं, लेकिन उसके पास सिर्फ वही घड़ी मिलती है। घड़ी पर लिखा मैसेज पढ़कर वो हंसने लगते हैं और मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि वो बेवकूफ है। इसके बाद एक गार्ड सारे स्टूडेंट्स की तलाशी लेता है, लेकिन किसी को शक नहीं होता कि फूल टेडी बियर के अंदर छुपाया गया है। कुछ देर बाद क्लोई और लियोन सड़क पर लगी बड़ी स्क्रीन पर न्यूज देखते हैं। वहाँ एक पॉलिटिशियन फ्रैंक बोल रहा होता है कि ये फूल सिर्फ जन्म से पहले ही नहीं बल्कि जन्म के बाद भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके तुरंत बाद एक मशहूर सिंगर मीरा आती है और ऐलान करती है कि वो नॉर्मल लोगों के इलाके में फ्री कॉन्सर्ट टूर करेगी ताकि सुपीरियर और नॉर्मल लोग एकजुट हो सकें। लियोन क्लोई से कहता है कि ये सारे पॉलिटिशियन और सेलिब्रिटी बस ड्रामा करते हैं, मीडिया स्टंट है और सब ढोंगी हैं। वो उसे याद दिलाता है कि कैसे उन्होंने पहले एक गरीब आदमी को खाना लेने वाली दुकान से निकालते देखा था और पास में ही एक सफाई कर्मचारी शीशा साफ कर रहा था जिस पर लिखा था सुपीरियर लोगों की मौत हो। इससे साफ पता चलता है कि हर कोई पावर वालों से खुश नहीं है। मीरा का मैनेजर उसे चेतावनी देता है कि हालात खतरनाक हैं। वो इलाका पहले से ही परेशानियों से भरा है और भीड़ बहुत ज्यादा होगी। वो ऑटोग्राफ सेशन कैंसिल करने को कहता है, लेकिन मीरा मना कर देती है और कहती है कि एकता इस तरह नहीं आएगी। वो लोगों से मिलने पर अड़ी रहती है। क्लोई और लियोन घर वापस आते हैं। गार्ड नॉर्मल जॉन के गेट पर आईडी चेक करते हैं। थोड़ी देर बाद लियोन बाहर जाकर कुछ सामान खरीदता है और क्लोई टीवी पर फ्रैंक का इंटरव्यू देखती है। फ्रैंक कहता है कि उसने एक इलाज बनाया है जिससे नॉर्मल लोग भी पावर जैसा महसूस कर सकेंगे। क्लोई को उम्मीद होती है, लेकिन लियोन कहता है कि ये सब झूठ है। फिर हम उनकी छोटी सी वर्कशॉप देखते हैं। पता चलता है कि क्लोई पौधे उगाती है और लियोन फूलों से एनर्जी पार्ट्स निकालकर आर्टिफिशियल लिम्ब्स बनाता है ताकि दिव्यांग लोग नॉर्मल जिंदगी जी सकें। उनकी रोज की
कमाई कस्टमर्स के काम से आती है। काम खत्म होने के बाद सुपीरियर एरिया से एक आदमी कॉल करता है और रिपेयर के लिए बुलाता है। क्लोई मना कर देती है और कहती है कि कस्टमर को खुद वर्कशॉप आना होगा। लेकिन जब लियोन सुनता है कि वो आदमी 3 गुना पैसे देगा तो वो तुरंत मान जाता है। क्लोई को डर लगता है क्योंकि ये काम गैर कानूनी है, लेकिन लियोन उसे भरोसा दिलाता है कि उसे सारे रास्ते और गार्ड्स की पोजीशन पता है। वो लोग एक लग्जरी रेस्टोरेंट पहुंचते हैं। एक शेफ आता है और उन्हें पीछे वाले दरवाजे से अंदर ले जाता है। वो शेफ एक मैकेनिकल सूट पहनकर चलता है। अचानक एक एंटी सुपीरियर गैंग रेस्टोरेंट पर हमला कर देती है और बिजली काट देती है। लियोन जल्दी से सूट को पूरी तरह एक्टिव कर देता है। शेफ कहता है कि वो बिजली देखने जा रहा है और पैसे लेकर वापस आएगा। गैंग तोड़फोड़ शुरू कर देती है और पावर वाले लोगों को मारने लगती है। टेबल टूटने लगते हैं, लाशें गिरने लगती हैं। गैंग लीडर दीवार पर मैसेज लिखने लगता है। शेफ खून से लथपथ वापस आता है और आखिरी सांसों में क्लोई और लियोन को बताता है कि क्या हुआ था, फिर मर जाता है। दोनों भागने की कोशिश करते हैं लेकिन पीछे का दरवाजा बंद होता है। लियोन क्लोई से कहता है कि वो उसे शेफ का सूट पहनने में मदद करे। गैंग के 2 लोग किचन में घुसते हैं और उन्हें सिर्फ मरा हुआ शेफ दिखता है। दीवार पर लिखते हुए वो कल होने वाले छोटे से अटैक के बारे में बात करते हैं। उनमें से एक कुछ आइडिया देता है लेकिन लीडर उसे चाकू दिखाकर धमकाता है और कहता है कि प्लान नहीं बदलेगा। गैंग का एक आदमी कागज गिरा देता है। क्लोई उसे उठा लेती है। पुलिस सायरन की आवाज पास आती है और गैंग भाग जाती है। अचानक सूट अपने आप एक्टिव हो जाता है और लियोन को संगमरमर के काउंटर पर फेंक देता है। 2 लोग उस पर हमला करते हैं। लियोन किचन के औजारों और गर्म पानी से मुकाबला करता है। लड़ाई के दौरान लीडर का मास्क गिर जाता है और उसका चेहरा दिख जाता है। गैंग लियोन को पकड़ लेती है लेकिन क्लोई आकर उसे बचा लेती है। लियोन फूल उनकी तरफ फेंकता है और क्लोई के साथ दरवाजे की तरफ दौड़ता है। सूट की ताकत से वो दरवाजा तोड़ देता है और दोनों भाग जाते हैं। बाहर लियोन को चलने में दिक्कत होती है और क्लोई उसे सहारा देकर पास की गली तक ले जाती है। पुलिस की गाड़ियां पास से गुजर जाती हैं लेकिन उन्हें नहीं देख पाती। क्लोई देखती है कि सूट की एक टांग खराब हो गई है। वो लियोन की मदद करती है और दोनों घर लौट आते हैं। अगले दिन मीडिया में सारी खबर दिखाई जाती है। सीसीटीवी फुटेज में लियोन और क्लोई नजर आते हैं। मीडिया उन्हें गैंग का हिस्सा बताने लगती है। सारी जानकारी पुलिस तक पहुंच जाती है। स्पेशल फोर्सेस का कमांडर ह्यूज ऐलान करता है कि नॉर्मल जॉन अब क्राइम हॉटस्पॉट बन चुका है। लियोन और क्लोई तब दहशत में आ जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि ह्यूज ही वही गैंग लीडर है जिससे उन्होंने लड़ाई की थी। क्लोई उस कागज को दोबारा देखती है और समझ जाती है कि ये मीरा के कॉन्सर्ट का एड है और उसके साथ एक छोटा सा नक्शा भी बना है। दोनों समझ जाते हैं कि गैंग कॉन्सर्ट पर हमला करने वाली है और इल्जाम उन्हीं जैसे नॉर्मल लोगों पर डालने की प्लानिंग है। लियोन अपना सामान समेटने लगता है ताकि शहर से भाग सके लेकिन क्लोई मना कर देती है। वो कहती है कि उन्हें हमला रोकना होगा वरना मासूम लोग मर जाएंगे। लियोन कहता है कि एक अपाहिज आदमी और उसकी छोटी बहन अकेले क्या कर सकते हैं। क्लोई रोने लगती है, उसे कायर कहती है और भाग जाती है। लियोन वहीं खड़ा रह जाता है, उसे रोक नहीं पाता। तभी एक फ्लैशबैक आता है जिसमें दिखाया जाता है कि बचपन में लियोन अपने पिता के ऑफिस में जाता है और वहाँ पता चलता है कि वो नॉर्मल है। जैसे ही उसके पिता को ये पता चलता है वो उसे पकड़कर बंद कर देते हैं। लियोन वो पल याद करते हुए अपनी माँ की घड़ी देखता है और फैसला करता है कि चुप रहना कोई हल नहीं है, अब उसे एक्शन लेना होगा। कुछ घंटों बाद क्लोई घर लौटती है और देखती है कि लियोन सूट ठीक कर रहा है। क्लोई उसकी मदद करती है उसे पहनने में। लियोन उसे बताता है कि वो ह्यूज को पकड़कर उससे सब कबूल करवाना चाहता है। वो कबाड़ से हथियार बनाना शुरू करता है और अपनी ताकत दिखाते हुए हाथ से लोहे को मोड़ देता है। क्लोई सूट में अजीब तार देखती है और एक केमिकल बनाती है जिससे सूट के अंदर खतरनाक हथियार एक्टिव हो जाते हैं। उसी वक्त मीरा सुपीरियर जोन में गा रही होती है। माहौल पूरी तरह बेकाबू होता है। लोग बैरिकेड्स पर चढ़ रहे होते हैं और सिक्योरिटी मुश्किल से काबू में रख पा रही होती है। कॉन्सर्ट के बाद मीरा बस की तरफ जा रही होती है। तभी उसके गार्ड्स और मैनेजर पर हमला हो जाता है और उन्हें मार दिया जाता है। विद्रोहियों से भरी गाड़ियां आती हैं और दीवारों पर नारे लिखने लगते हैं। ह्यूज मीरा को धमकाता है और उसे अपने साथ चलने का हुक्म देता है। अचानक लियोन सूट पहनकर सामने आ जाता है। उसका चेहरा ढका होता है। वो बालकनी से कूदकर सीधा अटैक करता है। क्लोई के बनाए केमिकल की वजह से सूट से पौधे निकलने लगते हैं। गैंग पहले तो हंसती है, मजाक उड़ाती है, लेकिन लियोन उन्हीं पौधों को हथियार बनाकर इस्तेमाल करता है और गैस अब पौधों से गैंग को हराने लगता है। क्लोई चोरी की कार से मीरा से बात करती रहती है। लियोन ह्यूज और उसके आदमियों से लड़ता रहता है। शुरुआत में लियोन जोरदार वार करता है लेकिन थोड़ी देर में पूरी गैंग उसे घेर लेती है। तभी क्लोई कार से एक आदमी को टक्कर मार देती है। लियोन मौके का फायदा उठाकर कार में कूद जाता है। मीरा डर से चीखने लगती है। समझाने का वक्त नहीं होता। क्लोई जोर से एक्सीलेटर दबाती है और तीनों वहां से भाग जाते हैं। जल्दी से घर पहुंचकर दरवाजे बंद कर लेते हैं। बाहर गैंग गलियों में घूमती रहती है, उन्हें ढूंढती रहती है। टीवी पर न्यूज एंकर बताते हैं कि मीरा को किडनैप करने की कोशिश हुई थी और एक रहस्यमयी हीरो ने उसे बचाया। इसी दौरान मीरा देखती है कि लियोन बुरी तरह घायल है और तुरंत उसका इलाज शुरू कर देती है। वो कहती है कि वो पहले डॉक्टर बनना चाहती थी तो अच्छा है कि उसे किसी पर प्रैक्टिस करने को मिला। क्लोई लियोन की एक हीरो वाली पेंटिंग बनाती है, उसे एक लीजेंडरी फूल की तरह दिखाती है। लियोन को वो ड्राइंग बिल्कुल पसंद नहीं आती। उसे लगता है वो उसमें जोकर लग रहा है, लेकिन मीरा कहती है कि वो बहुत शानदार है। लियोन मीरा को ह्यूज के बारे में पूरी सच्चाई बताता है। मीरा कहती है कि वो जल्दी घर जाना चाहती है क्योंकि अगले दिन उसका फैमिली सेंटर में फ्रैंक के साथ इवेंट है। लियोन समझ जाता है कि अब गैंग फ्रैंक को निशाना बनाएगी क्योंकि आज मीरा पर हमला हुआ तो कल फ्रैंक पर होगा। वो गैंग किसी भी तरह के जन्म के बाद होने वाले सुधारों के खिलाफ है। उनका मानना है कि सुपीरियर इंसान जैसा पैदा हुआ है वैसा ही रहना चाहिए और नॉर्मल भी
वैसे ही रहें। मीरा पुलिस को बताने का सुझाव देती है, लेकिन लियोन रोक देता है और कहता है कि ह्यूज खुद पुलिस का बड़ा अफसर है, मतलब चोर ही रखवाला है। तीनों एक नई योजना बनाते हैं। अगले दिन मीरा और लियोन फैमिली प्लानिंग सेंटर जाते हैं और खुद को नए शादीशुदा कपल की तरह पेश करते हैं जो बच्चा चाहते हैं। मीरा मशहूर होने की वजह से डॉक्टर से कहती है कि उसने अपॉइंटमेंट नहीं लिया क्योंकि वो अपने पति को मीडिया से छुपा कर रखना चाहती है। लियोन डॉक्टर को घुमाकर जगह दिखाने के लिए मना लेता है। घूमते वक्त वो चालाकी से चाबी चुरा लेता है। फिर लियोन स्टाफ को व्यस्त कर देता है और कहता है कि मीरा उनके लिए गाना गाएगी। सारे कर्मचारी इकट्ठा हो जाते हैं। एक कमरे में उसी वक्त दुश्मन गैंग अंदर घुस आती है और लियोन अकेले ही उनका सामना करता है। जैसे ही वो उस पर हमला करते हैं, लियोन गैस बम निकालता है जो उनके मास्क पिघला देता है। शुरू में लियोन बहुत अच्छा फाइट करता है, लेकिन दुश्मनों की संख्या ज्यादा होती है। वो उसे जमीन पर गिरा देते हैं और सब मिलकर उसे मारने लगते हैं। ह्यूज उसका मास्क उतार देता है और बेरहमी से उसे पीटने लगता है। अचानक फ्रैंक के बॉडीगार्ड्स वहां पहुंच जाते हैं और गैंग भाग जाती है। मीरा खुलासा करती है कि उसी ने फ्रैंक को कॉल किया था और मदद मांगी थी क्योंकि उसे लगा कि लियोन अकेले इतने लोगों से नहीं लड़ पाएगा। लियोन पूछता है कि गार्ड्स ने गैंग का पीछा क्यों नहीं किया। फ्रैंक जवाब देता है कि उसके लिए गैंग से ज्यादा लियोन जरूरी था। उसी पल बड़ी सच्चाई सामने आ जाती है। फ्रैंक ही लियोन का पिता निकलता है। क्लोई को जिंदगी का सबसे बड़ा झटका लगता है क्योंकि लियोन ने इतने साल उसे ये यकीन दिलाया था कि उनके पिता मर चुके हैं। क्लोई को बहुत गुस्सा आता है। वो दुखी होकर वहां से भाग जाती है। जैसे ही पत्रकार अंदर आते हैं, फ्रैंक तुरंत एक नेता की तरह बोलने लगता है और कहता है कि उसका बेटा इस बात का सबूत है कि सुपीरियर्स और नॉर्मल लोगों के बीच की खाई कितनी खतरनाक हो चुकी है। वो वोटर्स को चेतावनी देता है कि सोच समझकर फैसला लें। एक हफ्ते बाद ऐलान होता है कि फ्रैंक का प्रोजेक्ट लगभग सबकी सहमति से पास हो गया है। कई बसें नॉर्मल जॉन पहुंचती हैं और गरीब लोगों को इलाज के लिए शहर के बाहर कैंप में ले जाती हैं। इलाज के बाद उन्हें ठीक करके वापस लाया जाएगा और फिर जॉन खोल दिया जाएगा ताकि सब लोग साथ रह सकें। मेडिकल सेंटर में लियोन क्लोई के बारे में पूछता है। फ्रैंक कहता है कि उन्हें उसका कोई पता नहीं चल रहा। जैसे ही लियोन ह्यूज का नाम लेता है, फ्रैंक बात बदल देता है और कहता है कि चिंता मत करो, बस इलाज पर ध्यान दो। लियोन याद करता है कि जब उसने अपनी माँ को ठीक करने की कोशिश की थी तो उसी वजह से उसकी मौत हो गई थी। फ्रैंक माफी मांगता है और अपनी गलती मानता है। वो बताता है कि लियोन की माँ ने एक चिट्ठी छोड़ी थी, लेकिन वो डर के मारे लियोन को नहीं दे पाया। जब हिम्मत जुटाई तो तब तक लियोन घर छोड़ चुका था। लियोन चिट्ठी खोलता है। उसकी माँ ने लिखा होता है कि उसे अफसोस है कि उसने उन्हें छोड़ दिया। वो चाहती थी कि लियोन एक अच्छा इंसान बने, लेकिन उसे डर था कि उसके अंदर का गुस्सा उसके दिल को बर्बाद कर देगा। उसने लिखा कि माफ करना सीखो क्योंकि कोई भी हमेशा जिंदा नहीं रहता। लियोन रोने लगता है, माँ को याद करता है। मीरा उसे बाहर ले जाती है ताकि वो खुली हवा ले सके। चलते वक्त लियोन को क्लोई दिख जाती है और वो उससे माफी मांगता है। क्लोई ज्यादा देर तक अपने भाई से नाराज नहीं रह पाती। लियोन उसे बताता है कि उसे पूरा यकीन है कि फ्रैंक ही सब हमलों के पीछे है ताकि उसका प्रोजेक्ट पास हो सके। वो कहता है कि उनका पिता इंसान नहीं बल्कि धरती पर चलता शैतान है, इसलिए उसने क्लोई से ये सच्चाई छुपाई थी। लेकिन पुलिस को बताने से पहले उन्हें पक्का सबूत चाहिए। क्लोई को एक आइडिया आता है। वो एक आदमी से कैमरा उधार लेती है जिसकी एक आंख नकली होती है। उसी वक्त डॉक्टर अगले मरीज का ऐलान करते हैं। क्लोई वेंटिलेशन की पाइप में घुस जाती है और रिकॉर्डिंग करने लगती है। वो देखती है कि ह्यूज और फ्रैंक बात कर रहे हैं और उनकी बातचीत साफ दिखा देती है कि जो कुछ हुआ उसके पीछे वही दोनों हैं। फ्रैंक अपनी प्लान समझाते हुए मरीजों को बेहोशी की दवा दे रहा होता है। वो कहता है कि वो उनमें से एक खास जीन निकालना चाहता है और उसे पहले से पावर वाले लोगों में इंजेक्ट करेगा। वो इसे इंसानी विकास का अगला कदम बताता है और दावा करता है कि ये जीन उन्हें और ताकतवर बनाएगा और हमेशा जवान रखेगा। क्लोई सारी रिकॉर्डिंग कैंप में सबको सुना देती है। मीरा रो पड़ती है और नॉर्मल लोगों से माफी मांगती है। वो कहती है कि उसे कभी सच्चाई नहीं पता थी। लियोन अपनी माँ का मैसेज दोहराता है और कहता है कि हम सब एक ही माँ की औलाद हैं और बराबर हैं। वो सबको लड़ने के लिए प्रेरित करता है। फिर वो कहता है कि उसे हर हाल में अपना सूट चाहिए। क्लोई बताती है कि उसने पहले ही स्टोर रूम की चाबियां चुरा ली थीं। अगले ही पल फ्रैंक कुछ नर्सों के साथ लियोन के कमरे में इलाज के लिए आता है। लियोन कंबल के नीचे सूट पहने होता है। अचानक वो अपने पिता को पकड़ लेता है और नर्सों के हाथ से इंजेक्शन छीन लेता है। फ्रैंक कहता है, मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया लियोन, मैं तुम्हें ठीक करना चाहता था। लियोन जवाब देता है, तुम पिता नहीं हो, तुम सिर्फ एक शैतान हो। लियोन उसे कमरे में बंद कर देता है और इंजेक्शन लेकर बाहर निकल जाता है। क्लोई विस्फोटक फेंकती है और लियोन दौड़कर कंट्रोल रूम की तरफ जाता है। वहां वो गार्ड से लड़ता है, लेकिन उनमें से एक अलार्म का बटन दबा देता है। उसी वक्त क्लोई कैमरा कंप्यूटर से कनेक्ट कर लेती है और सारे सबूत पुलिस को भेजना शुरू कर देती है। लियोन जाने से पहले मीरा उससे कहती है कि वो उससे प्यार करती है और उससे सही सलामत वापस आने को कहती है। कैंप वाले इलाके में ह्यूज अपनी गैंग के साथ पहुंच जाता है और नॉर्मल लोग उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। एक बड़ी लड़ाई शुरू हो जाती है। नॉर्मल लोगों के पास सिर्फ चम्मच, पाइप जैसी साधारण चीजें होती हैं, लेकिन उनकी संख्या ज्यादा होने की वजह से मुकाबला बराबरी का हो जाता है। लियोन का सूट उसे एक साथ कई लोगों को हराने में मदद करता है। ह्यूज बैकअप बुलाता है और उसके हथियारबंद आदमी वहां पहुंच जाते हैं। बहुत सारे नॉर्मल लोग लड़ाई में हारने लगते हैं। लियोन अकेले ह्यूज का सामना करता है, लेकिन कुछ देर बाद ह्यूज उसे जमीन पर गिरा देता है। लियोन कंट्रोल रूम की तरफ भागता है। उधर एक आदमी मीरा को गले से पकड़ लेता है, लेकिन एक नॉर्मल आदमी आकर उसे बचा लेता है और उस हमलावर को मार देता है। आखिरकार कंप्यूटर पर वीडियो अपलोड पूरा हो जाता है और क्लोई तुरंत पुलिस से बात करती है। लैब में लियोन जमीन पर रेंगते हुए खुद को बचाने की कोशिश करता है। ह्यूज पीछे से उस पर हमला करता है और दोनों टेबल्स और मशीनों के बीच जबरदस्त लड़ाई करते हैं। लियोन ट्री ऑफ क्रिएशन वाली
मशीन खोल देता है और एक चीज फेंक कर कांच तोड़ देता है। ह्यूज पागल हो जाता है, लियोन को पकड़कर मशीनों से टकराता है, सारा कांच टूट जाता है। ह्यूज लियोन को मारने ही वाला होता है कि तभी लियोन ट्री ऑफ क्रिएशन का फूल तोड़ लेता है। उसे पता था कि जैसे ही फूल हटेगा पेड़ से कांटे निकलेंगे। कांटे सीधे ह्यूज के चेहरे में लगते हैं और वो वहीं मरकर गिर जाता है। पुलिस पहुंच जाती है और फ्रैंक के सारे आदमियों को गिरफ्तार कर लेती है क्योंकि अब सब सच सामने आ चुका होता है। क्लोई और मीरा दौड़कर लियोन के पास आती हैं और इस बार लियोन मीरा से कहता है कि वो भी उससे प्यार करता है। एक हफ्ते बाद सारे न्यूज चैनल फ्रैंक की खौफनाक साजिश को उजागर कर देते हैं। लोग कहते हैं कि एक नकाबपोश हीरो ने सबको बचाया। कुछ अफवाहें फैलती हैं कि वो हीरो फ्रैंक का बेटा है, लेकिन पुलिस इन बातों को नकार देती है और ऐलान करती है कि फ्रैंक फरार है। सरकार लोगों के बीच भेदभाव वाली नीति खत्म कर देती है और अब हर इंसान को आजादी होती है कि वो जहां चाहे रह सके। मीरा को गले में चोट लग जाती है और वो दोबारा गा नहीं पाती, लेकिन फिर भी वो लियोन के साथ खुशहाल जिंदगी जी रही होती है। आखिरी सीन में हम देखते हैं कि फ्रैंक दूर से अपने बेटे को नफरत और जलन भरी नजरों से देख रहा होता है और यहीं हमारी फिल्म खत्म होती है। अब एक बात आपसे, प्यारे दर्शकों, हम सच में मेहनत करके ये वीडियो बनाते हैं, तो प्लीज हमें आपका लाइक और सब्सक्राइब जरूर दीजिए ताकि हमें पता चले कि हम आपके लिए अच्छा कंटेंट बना रहे हैं। बस इतना ही, फिर मिलेंगे। सलाम।